आज हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना था। ये UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित COP3 सम्मेलन में अपनाया गया था। यह वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात CBDR। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने अधिक प्रदूषण किया है और उनके पास अधिक वित्तीय तथा तकनीकी क्षमता है। क्योटो प्रोटोकॉल में देशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी थी Annex 1 देश, जिनमें विकसित देश और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। इन पर उत्सर्जन कम करने का कानूनी दायित्व था। दूसरी श्रेणी थी नॉन Annex 1 देश, जिनमें भारत जैसे विकासशील देश शामिल थे। इन पर कोई अनिवार्य उत्सर्जन कटौती लक्ष्य नहीं रखा गया। प्रोटोकॉल का पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक चला, जिसमें विकसित देशों को 1990 के स्तर की तुलना में लगभग 5% उत्सर्जन कम करना था। दूसरा कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक दोहा अमेंडमेंट के माध्यम से बढ़ाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अर्थात CDM था। इसके अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश कर सकते थे और बदले में सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट प्राप्त करते थे। भारत को CDM से काफी लाभ मिला। इससे विदेशी निवेश आया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिला तथा सतत विकास को गति मिली। भारत ने वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया था। भारत लगातार CBDR सिद्धांत, जलवायु न्याय और सतत विकास की वकालत करता रहा है। भारत की कई सरकारी पहले क्योटो के लक्ष्यों से जुड़ी हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मिशन लाइफ और परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ सीमाएं भी थीं। प्रमुख उत्सर्जक देशों की सीमित भागीदारी, विकासशील देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य न होना, कमजोर अनुपालन व्यवस्था और लगातार बढ़ते वैश्विक उत्सर्जन इसके प्रमुख दोष थे। बाद में पेरिस एग्रीमेंट ने इसकी जगह अधिक व्यापक व्यवस्था प्रदान की, जिसमें सभी देशों को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDC के माध्यम से योगदान देना होता है। UPSC के लिए मुख्य तथ्य याद रखें। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू हुआ। यह COP3 क्योटो जापान में स्वीकार किया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था और भारत ने इसे 2002 में अनुमोदित किया था। UPSC के लिए मुख्य निष्कर्ष यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक जलवायु शासन का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था, जिसने CBDR सिद्धांत को व्यवहार में लागू किया, कार्बन मार्केट की नींव रखी और आधुनिक जलवायु समझौतों विशेषकर पेरिस एग्रीमेंट का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।